हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंट का सेकंड लेसन, जिसका नाम है पर्सनल कॉम्पिटेंस यानी व्यक्तिगत योग्यता। तो अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल कॉम्पिटेंस यानी व्यक्तिगत योग्यता, यानी आपकी जो खुद की योग्यता है उसमें आप अपने जो योग्यता है उनको कैसे जानेंगे, है ना। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम उसमें थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि आप खुद को और अच्छे से कैसे जान सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है सोशल कॉम्पिटेंस यानी सामाजिक योग्यता, है ना। तो इस चैप्टर में आप खुद के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो अगला चैप्टर है उसमें आप समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। तो इसको आप पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, हम यहाँ पर दोबारा से रिकॉल कर लेंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, इसका मतलब ये कि जब आपके जो इमोशन है आप उसको रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यानी आप अपने इमोशंस को जान लेते हैं और उनको समझ लेते हैं, तो वो होता है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। जब आप अपने खुद के बारे में अपने खुद को जान लेते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ना, आपकी कमजोरी क्या है और आपकी ताकत क्या क्या है, आपको अपनी वैल्यू पता हो और आप खुद को मोटिवेट कर पाए, है ना। आप अपने खुद से ही अपने मन से कहते रहे कि तुम ये कर सकते हो ना, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना, ताकि आप खुद को जान सकें और खुद को मोटिवेट कर सकें और लाइफ में कुछ हासिल कर सकें। अब देखिए, आपको पर्सनल कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करना है, यानी आपको खुद की योग्यताओं को इम्प्रूव करना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, फिर खुद के इमोशंस को काबू करना पड़ेगा यानी सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा, फिर खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, है ना। आपके अंदर योग्यता है तो आपको खुद को मोटिवेट भी करना पड़ेगा कि आप उन योग्यताओं का सही इस्तेमाल करते हुए लाइफ में कुछ हासिल कर सके। और आपको सोशल स्किल्स पे भी ध्यान देना होगा, जैसे कि कम्युनिकेशन। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। और देखिए, अगर आप खुद की योग्यताओं को जान लेते हैं तो इससे आप अपने लाइफ के जो मेन डिसीजन होते हैं उनको लेने में आपको आसानी होगी और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे ना अपनी लाइफ के लिए। और इससे आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग होगा, यानी आप खुद को जितना अच्छे से जान पाएंगे तो आपका खुद के साथ उतना ही ज्यादा जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होगा। ऑब्जर्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन फीलिंग्स, यानी आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कैसे आप रिकॉग्नाइज यानी समझ सकते हैं ना, उनको देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग अपनी फीलिंग को पहचानना और समझना, ये सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है और ये इसका एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। अब देखिए, जब आप अपने इमोशंस को समझ लेते हैं और पहचान लेते हैं तो आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है ना। आप अपने जो ट्रिगर्स पॉइंट है उनको समझ जाते हैं ना। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी आपको कुछ कह देता है तो आपको मतलब एकदम से गुस्सा आ जाता है, वो ट्रिगर पॉइंट होता है ना। मान लीजिए कोई मोटा बच्चा है, अगर आप उसको कोई भी दूसरा बच्चा मोटा कहेगा तो उसको क्या है, उसके लिए ट्रिगर पॉइंट है ना। कोई अगर चश्मा पहनता है तो कोई दूसरा बोलेगा उसके चश्मे से, तो ये इसका ट्रिगर पॉइंट होता है ना। तो ऐसे कई सारे ट्रिगर पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति है वो गुस्से में आ जाता है। तो देखिए, अगर ऐसे में कोई मोटा बच्चा है, अगर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले ना, वो खुद को जान ले कि हाँ मैं मतलब थोड़ा हेल्दी हूँ, मैं थोड़ा मोटा हूँ, और अगर सामने वाला मुझे मोटा कहता भी है तो मुझे गुस्सा नहीं होना है, बल्कि मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ। और उसके जो वो जो आपको चिढ़ा रहा है ना, उसको एक मोटिवेशन की तरह लेना है। अब उसको ये कहना है कि हाँ मैं तुझे पतला होके दिखाऊंगा, है ना। तो उसको एक मोटिवेशन की तरह लेना है, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को जानना है और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और उसको अपने मोटिवेशन के तौर पर लेना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ना माइंडफुलनेस का, इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो सबसे पहले तो अपने प्रेजेंट मोमेंट को में इंगेज होता है, मतलब अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीता है ना। फिर उसमें वो एक्नॉलेज करता है उसके इमोशंस को, है ना। सबसे पहले तो कोई मोटा व्यक्ति है तो वो सबसे पहले खुद को देखेगा, एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मैं मोटा हूँ। फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा कि अगर कोई भी मुझे मोटा कहेगा तो मैं उसे अपनी मतलब एक ट्रिगर पॉइंट की तरह नहीं लूंगा, है ना, उसको एक मोटिवेशन के तौर पर लूंगा, है ना। तो वो ऐसे करेगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाएगा। और कोई भी अगर उसे मोटा कहता है तो वो गुस्सा नहीं होगा, और अगर वो गुस्सा हो जाता है तो यानी वो इमोशनली वीक है ना, वो स्ट्रांग नहीं है ना। तो आपको इसलिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ताकि आप भी इमोशनली स्ट्रांग हो सके, है ना। आप भी अपने ट्रिगर पॉइंट को जान सके और मेंटली आप स्ट्रांग हो सके, है ना। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। और देखिए, अगर आप एक बार खुद को जान लेते हैं तो आप अपने इमोशंस का पैटर्न, सोर्स और इम्पैक्ट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। आप ये मतलब पहले से तय कर सकते हैं कि अगर कोई मुझे ये कहेगा तो मैं उसके प्रति क्या रिएक्ट करूंगा, है ना। अगर कोई मुझे ये बोलेगा तो मैं उसको क्या रिस्पॉन्स दूंगा, तो ये सब आप पहले से ही तय कर सकते हैं अगर आप अपने खुद को अपने अच्छे से जान सकें।
और देखिए जब एक व्यक्ति खुद को अच्छे से जान लेता है ना, अपने बारे में समझ लेता है, तो वो जो भी अब रिस्पॉन्ड देगा वो काफी थॉटफुली होगा, है ना, रेदर देन रिएक्ट इम्पल्सिवली, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी मोटे व्यक्ति को मोटा कहा, तो वो ऐसा कह सकता है, थॉटफुली आपको रिप्लाई दे सकता है कि तेरे बाप का खा रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, है ना, वो रिएक्ट इम्पल्सिवली नहीं करेगा, है ना, मारेगा नहीं, लेकिन वो थॉटफुली आंसर तो दे सकता है। और देखिए जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इमोशंस होते हैं वो आपके बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं, है ना। तो अगर आप अपने आप को जान लेते हैं ना, सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, तो आपको सेल्फ रेगुलेशन करना भी जरूरी है ना, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना भी जरूरी है, क्योंकि आपके जो इमोशंस है वो आपके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दुखी हैं, है ना, आपको मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपके इमोशंस आपके जो व्यवहार है ना उसको भी इम्पैक्ट डालता है और आपके थॉट्स को भी। अगर आप दुखी हैं तो आप जो सोचेंगे वो नेगेटिवली सोचेंगे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, है ना, मुझे मतलब कोई भी प्यार नहीं करता, तो ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आने लगेंगे। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी होता है, ताकि आप अच्छा सोच सके, पॉजिटिव सोच सके और दूसरों के साथ पॉजिटिव बिहेव कर सकें। और देखिए सेल्फ अवेयरनेस आपको एक टाइप की पावर देता है कि आप अपने लाइफ में एक अच्छे डिसीजन ले पाए, है ना, कि आपको लाइफ में क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है, मतलब जिसके माता पिता टीचर हैं, तो वो अपना भविष्य क्या क्या डिसीजन ले सकता है कि मैं भी एक टीचर बन सकता हूँ, क्योंकि वो अपने माता पिता से शिक्षा ले सकता है कि अच्छा टीचर कैसा बना जा सकता है, तो वो भी भविष्य में चल के एक अच्छा टीचर बन सकता है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा जिसके माता पिता बिजनेसमैन है ना, बिजनेस करते हैं, तो वो अपना डिसीजन ले सकता है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसी डिसीजन लेते हैं जो उनका मतलब आसपास लोग ले रहे होते हैं ना। अगर काफी सारे उसके जो दोस्त होते हैं, अगर वो इंजीनियर बन रहे होते हैं, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन ले सकता है ना। तो वो अपने अपने पहले खुद को जानेगा कि हाँ मेरी सिचुएशन कैसी है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ या नहीं हूँ। तो अपने पहले अपनी कंडीशन देखेगा, अपनी फैमिली की कंडीशन देखेगा, है ना, और मतलब उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं वो सब चीजें देखेगा। सबसे पहले वो खुद को जानेगा, फिर अपने लाइफ के फैसले ले पाएगा कि हाँ मुझे अब आगे ये करना है, ये नहीं करना, ये सब करना है। तो ऐसे डिसीजन वो ले सकता है। तो ये आपको डिसीजन लेने से पहले खुद के बारे में जान लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मिडिल क्लास जो बच्चा है वो डायरेक्ट ये सपना देख ले कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, है ना। सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, अपने बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा, फिर अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी कि लाइफ में मैं ये अचीव कर सकता हूँ। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यही होता है कि आप खुद को भी जाने, अपने बैकग्राउंड को भी जाने, अपने आसपास के लोगों को भी जाने, है ना, क्योंकि आपके आसपास के लोग भी आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए नोइंग वन स्टैंड एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए आपको अपनी ताकत को जानना है, अपनी स्टैंड को जानना है, और उसी के आधार पर आपको अपने डेवलपमेंट करना है। अब देखिए आप अपनी ताकत को कैसे जान पाएंगे, जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, और जब भी आप अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं। अब देखिए आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानेंगे। अब आप देखेंगे कि मेरे अंदर स्किल्स क्या क्या है। आप अच्छा लिख सकते हैं, या आप अच्छा बोल सकते हैं, या आप अच्छा खाना पका सकते हैं, या आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो अपनी स्किल्स को पहचानिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। अपने टैलेंट को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए, और आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज में, है ना, आप अपने समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस सबको भी आपको पहचानना होगा। और उसी के आधार पर अपने गोल्स को भी सेट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, आप खुद को ना अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाएंगे। आपको छोटे छोटे गोल्स को सेट करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को जानना पड़ेगा, फिर उसके आधार पर आपको सक्सेस हासिल होगी। अब देखिए सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता आपको आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस देती है, यानी आपको एक आत्मविश्वास देती है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन भी देती है। अब देखिए जब आप एक्नॉलेज कर लेते हैं अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट, यानी आपकी जो भी सकारात्मक जो आपकी ताकत है, आप उसको अगर एक्नॉलेज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसकी मदद से जो आप है ना, आप अपने गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं ना। आप कई सारे अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और अपनी लाइफ से जुड़े हुए बढ़िया बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। अब देखिए जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, तो आप अपनी तो ताकत है उसके बारे में तो जान ही जाते हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरियों के बारे में भी जान सकते हैं कि मुझे लिखना नहीं आता, या मुझे बोलना नहीं आता, या फिर मैं लोगों से मिलने में कतराता हूँ। आप अपनी जो आपकी कमजोरियां उनको भी जान सकेंगे, और आप उनको इम्प्रूव करने के लिए कई सारे काम कर सकते हैं। और जब आप अपनी जो जो कमजोरी है उनको अगर इम्प्रूव करते हैं, तो आप अपनी जो ग्रोथ है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, और अपना आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार कर सकते हैं। अब आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनको बिजनेसमैन बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है ना। तो ऐसे कई सारे होते हैं। तो आप अपनी क्षमताओं को जानिए, अपनी कमजोरियों को भी जानिए, और उन पे काम कीजिए।
और वो एक रोड मैप तैयार कीजिए, है ना, कि मैं कैसे कैसे अपने गोल तक अचीव कर सकता हूँ, है ना, उसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार कीजिए। सबसे पहले छोटे छोटे गोल से तैयार कीजिए कि मुझे अभी इतना पढ़ना है ना, ये अचीव करना है, अभी ये तैयारी करनी है, ये सब आप रोड मैप अपना तैयार कीजिए। ठीक है, तो देखा जाए तो सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी कमजोरी और अपनी ताकत दोनों को जान पाते हैं। और जब आप अपनी कमजोरियों को जान लेते हैं, आप उनको फिर एक चैलेंज की तरह लेते हैं और उसको फिर कम करने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आप लिख नहीं सकते तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप बहुत अच्छा लिख सकें। अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आप किसी से बोलने से कतराते हैं, है ना, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बातचीत कर सकें, है ना। और ज्यादा जो मतलब जो स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है उनमें ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, ताकि आपकी मतलब एक हेजिटेशन है वो दूर हो सके। तो अपनी कमजोरियों पे काम कीजिए। तो जो सेल्फ अवेयरनेस है वो आपके लिए ना तरक्की के दरवाजे खोल देता है ना, ओपन्स द डोर टू कंटिन्यू लर्निंग, है ना। आप जब अपनी कमजोरियों को जान लेते हैं तो आप कंटिन्यू लर्निंग करते हैं, अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए काम करते हैं। और आप अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स है, आपकी कोई जो भी बाधाएं हैं, उनको ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटेजीज को डेवलप करते हैं। तो देखिए, जब आप अपने आप को धीरे धीरे जानने लगते हैं ना, तो आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं ना। आप खुद का विकास करने लगते हैं। जितना आप खुद को जानेंगे आप उतना ही खुद का विकास कर सकते हैं। अब अगला है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और खुद को मैनेज करना हर सिचुएशन में। तो देखिए, सबसे पहला है मैनेजिंग इमोशंस। सबसे पहले आप अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखेंगे। तो देखिए कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने इमोशंस को जानना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उनको एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा। फिर माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब है कि आप जैसे प्रेजेंट में है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले ही आप मोटे हैं, पतले हैं, है ना, कैसे भी हैं, छोटे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। और अपने इमोशंस को जहाँ पे आप ट्रिगर होते हैं उसको मतलब एक्नॉलेज कीजिए, समझिए, जानिए कि मुझे किस चीज से ज्यादा नफरत है ना, जो सामने वाला कह देता है और मैं चिढ़ जाता हूँ, तो उस ट्रिगर पॉइंट को एक्नॉलेज कीजिए। अगला है ब्रेथिंग टेक्निक्स। अब देखिए, आप सांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक डीप ब्रेथ ले सकते हैं ना, इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप गहरी सांस लेते हैं ना, आपका मन को उतना ही रिलैक्स मिलता है ना, रिलैक्सेशन होता है मन का। आपका मन उतना ही शांत हो पाएगा और इमोशंस पे आप ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। अगला तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब देखिए, आप ना खुद से बात कर सकते हैं, एक पॉजिटिव टॉक कर सकते हैं। अगर खुद को जान सकते हैं, आपके जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप चैलेंज कर सकते हैं, यानी दूर कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ। आप अपने आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। और आखिरी है सीक सपोर्ट, यानी दूसरों की सहायता लेना। तो एग्जाम्पल के लिए आप अपनी दोस्तों से अच्छे से बात कर सकते हो, वो भी बिना किसी हिचकिचाए। अपने दोस्तों से एक पॉजिटिव टॉक कीजिए, है ना, अपनी फैमिली से बात कीजिए, है ना, जो भी आपके प्रोफेशनल्स हो गए, अपने टीचर वगैरह से बात कीजिए। उनके साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि आपकी अच्छाई क्या है और आपकी बुराई क्या है। वो आपको अच्छे से जानते हैं, तो वो सब चीजें आपको बता पाएंगे, ताकि आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर पाए। तो आप अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का और अपने टीचर्स वगैरह का सपोर्ट ले सकते हैं। अगला है मैनेजिंग एंजाइटी। तो एंजाइटी मतलब होता है चिंता करना। अब आप में से कई लोग काफी ज्यादा चिंता करते हैं, है ना, तो उसको एंजाइटी हो जाती है ना, मतलब सर में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, एंजाइटी जब होती है, जब ज्यादा चिंता आप कर लेते हैं। जब ज्यादा चिंता करते हैं तो मन में मतलब ऐसे कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको कई ज्यादा दर्द हो सकता है, बेचैनी सी हो सकती है ना। तो आप ऐसे चीजों को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, है ना, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे मतलब सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है। जब मुझे कोई ये कह देता है, वो कह देता है ना, जब ये चीजें हो जाती है, तो जब मैं काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाता हूँ, है ना, काफी ज्यादा मुझे इस टाइम पे गुस्सा आता है। तो अपने ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। और देखिए, सबसे पहले तो आप यही देखेंगे ना कि मुझे गुस्सा आता कहाँ है, जब भी तो आप उस चीज को कंट्रोल करेंगे, है ना। सबसे पहले आप ये देखिए मुझे गुस्सा आता कहाँ पर है, या मुझे किस पॉइंट पर आकर इस चीज की चिंता होने लगती है ना। एग्जाम्पल के लिए कि एक एक बच्चा है, अगर उसका कल एग्जाम है, तो वो इतना पढ़ता है, उसको चिंता होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, तो इसकी इतनी ज्यादा चिंता हो जाती है। तो बच्चा क्या कर सकता है, सबसे पहले अपने ट्रिगर पॉइंट ढूंढ सकते हैं कि हाँ, कल मेरा एग्जाम है, तो एग्जाम से रात तक मैं इतना पढ़ूंगा और सुबह कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। अगर वो सुबह उठकर पढ़ता है तो उसको एंजाइटी हो सकती है, तो वो ये जानता है, अगर खुद के बारे में जानता है, वो सेल्फ अवेयर है, तो वो कल सुबह उठ के नहीं पढ़ेगा, है ना। अगर खुद के बारे में नहीं जानता तो वो सुबह उठ के पढ़ेगा, उसे एंजाइटी होगी और उसका जो एग्जाम है वो भी खराब हो सकता है। तो ऐसे में ही जो सेल्फ अवेयरनेस है आपके काम आ सकती है। आपको पहले पता करना है कि मुझे एंजाइटी होती कहाँ पर है।
और अगला है ब्रेथिंग एक्सरसाइज। तो देखिए जब आप गहरी गहरी सांस लेते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट आपके दिमाग तक जाती है, और जब ऑक्सीजन डायरेक्ट आपके दिमाग तो जाती है ना, आपका दिमाग थोड़ा गर्म होने के बजाय ठंडा होने लगता है ना, शांत होने लगता है, आपको बहुत ही ज्यादा एक रिलैक्सेशन मिलती है, और इससे आपकी जो एंजाइटी है वो भी कम हो सकती है। और अगला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो देखिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपके जो इमोशंस है उन पे आप अच्छा कंट्रोल बना सकते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है ना, उस टाइम पे आप अपने इमोशंस के ऊपर थॉट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि मुझे ऐसा इमोशन क्यों आता है ना, मैं ऐसा रिएक्ट क्यों करता हूँ, ऐसा बिहेव क्यों करता हूँ। तो इन सब चीजों के बारे में आराम से बैठ के मेडिटेशन करते वक्त सोच सकते हैं। और देखिए आपकी जो ये साइकिल चल रही है ना, आपको जब एंजाइटी होती है तो इसकी जो पूरी साइकिल चलती है आप उसको अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं मेडिटेशन के सहारे। तो देखिए ज्यादा तक एंजाइटी उन लोगों को होती है जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, है ना, जो कल की चिंता करते रहते हैं कि कल मेरा क्या होगा। आप एग्जाम्पल के लिए कोटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पे बच्चे कितना ज्यादा सुसाइड कर लेते हैं, है ना, और इतने बच्चों का एंजाइटी होती है कि वो पेपर भी अच्छे से नहीं लिख पाते, पेपर से पहले ही उनके हाथ कप कपा रहे होते, बेचैनी हो जाती, कई कई तो मतलब पेपर देने से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो वो फ्यूचर की इतनी टेंशन ले लेते हैं, उनको इतनी एंजाइटी हो जाती है कि वो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये चैप्टर तो साइंस के स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ताकि वो मेडिटेशन कर सके, है ना, और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। और देखिए एंजाइटी को हमें कंट्रोल करना है तो हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। आप एक अच्छी बैलेंस डाइट ले सकते हैं, और एक अच्छी नींद ले सकते हैं। अच्छी नींद का मतलब दिन में कम से कम 8 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए। अगर आप इससे थोड़ा कम सोते हैं तो आपके ब्रेन पे असर पड़ सकता है, आपकी बॉडी को जितना रिलैक्स चाहिए उतना मिलेगा नहीं। और आप जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना, और एक हेल्दी डाइट तो आप ले ही सकते हैं। इसकी वजह से आपकी जो फिजिकल जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी और मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, और इससे आपकी जो एंजाइटी है वो मैनेज हो जाएगी। अगला है मैनेजिंग फियर। अब डर को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है माउंटेन ड्यू पियो और डर का सामना करो, यानी फेस द फियर। तो देखिए आपको किसी भी चीज से डर लगता है तो आपको सबसे पहले उसका सामना करना चाहिए, और उसके सामना करने के लिए आपको छोटे छोटे स्मॉल कदम आगे बढ़ाने चाहिए, यानी स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि आप अपने फियर को ओवरकम कर सकें। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है ना, तो सबसे पहले आप छोटे छोटे स्टेप्स क्या लेंगे। आपको डर लग रहा है, सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि इतने सारे बच्चे देते हैं एग्जाम, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उससे पहले आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। आप सबसे पहले सिलेबस देखिए, है ना, क्या पढ़ना है वो डिसाइड कीजिए, बुक्स खरीदिए, धीरे धीरे बुक्स को पढ़िए, एक एक चैप्टर फिनिश कीजिए, है ना, जो डेली के प्लान है उनको बनाइए। तो ऐसे आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, तभी आप जाके कोई बड़ा काम कर सकते हैं, है ना। अगला है रैशनलाइज थॉट्स, यानी अपने विचारों को तर्क संगत बनाएं, यानी आप लॉजिकल सोचना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए जब आप सोचते हैं ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपको 10 कारण मिल जाएंगे कि ये आप काम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हैं, आप ये ठान लेते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपको 10 कारण ऐसे मिल जाएंगे, 10 क्या 100 कारण ऐसे मिल जाएंगे कि आप वो काम कर सकते हैं। तो ये होता है लॉजिकल सोचना। तो डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब भी आपको लगे कि मैं काम नहीं कर सकता, तो आप सोचिए कि आपने ये काम स्टार्ट क्यों किया था। अगला है विजुअलाइजेशन। तो देखिए जब भी डर आपको डराता है ना, तो आप अपने मन में विजुअलाइज करें कि आप एक सक्सेसफुल आदमी बन चुके हैं, है ना। आप बड़ी सी लंबी कार में घूम रहे हैं, है ना, आपके पास एक बड़ा सा घर है, एक बड़ा सा बंगला है ना, एक स्विमिंग पूल भी है, और उसमें बहुत सारे आपके दोस्त नहा रहे हैं। वो सब चीजें इमेजिन कीजिए। तो जब आप ये सब चीजें इमेजिन करते हैं ना, एक बड़ी घर, है ना, तो आपके मन में क्या होगा, एक मतलब एक पॉजिटिव थॉट आ जाएगा, हाँ कि मुझे ये सब अगर पाना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो डर को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन की मदद से। आप बढ़िया बढ़िया चीजें सोच सकते हैं। जितनी आप बढ़िया चीजें सोचेंगे, आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और साथ में आप सक्सेसफुल होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। और अगला है सीक सपोर्ट, यानी सपोर्ट लेना। आप अपने दोस्तों का, अपने टीचर्स वगैरह का, अपने फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं। तो आपके जो दोस्त हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको डर लग रहा है कि मैं ये जो इस रास्ते पे चल रहा हूँ, कहीं आगे जाके मुझे असफलता मिल सकती है, तो आपके परिवार वाले, आपके दोस्त आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको भरोसा दिला सकते हैं कि आप लगे रहो, हम आपके साथ खड़े हैं, है ना, हम आपके सपोर्ट में, आप ये काम कर सकते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ बस वो बातें रिश्तेदारों से सपोर्ट मत लेना, नहीं तो ज्यादा चांसेस है कि फेल हो जाओ। और अगला है मैनेजिंग एंगर। अब आप अपने गुस्से को कैसे मैनेज कर सकते हैं।
तो जैसे कि पहला है सेल्फ अवेयरनेस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले अगर आपको गुस्से को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा आता किस चीज पर है ना। कोई मुझे कुछ कह देता है उस चीज पे गुस्सा आता है, या कि कोई गलत काम कर देता है मुझे उस चीज पे गुस्सा आता है। तो सबसे पहले आप अपना ट्रिगर पॉइंट ढूंढिए कि मुझे गुस्सा किस चीज पर आता है। और अगला काम है पॉज एंड रिफ्लेक्ट। अब देखिए, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपको 2 मिनट के लिए पॉज ले लेना है और उसके बारे में सोचना है ना, कि मुझे गुस्सा क्यों आया है। अब सामने वाले ने आपको कुछ उल्टा सीधा कहा, अब आपको आ गया गुस्सा, है ना। तो अब आपको ये नहीं कि उसको सीधा गाली बकने स्टार्ट कर देनी है। अब आपको 2 मिनट का पॉज लेना है और उसके बारे में सोचना है कि मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है ना। वो सब चीजें सोचनी है और आपको एक अच्छा मतलब रिप्लाई देना है ना। उसको मतलब इस सिचुएशन को हैंडल करना है, ये नहीं कि आप लड़ने लग जाए, उनको मारने लग जाए, है ना। सिचुएशन को कंट्रोल करना है आपको। अब आपको अपना टाइम लेना है, अपने गुस्से को शांत करना है और दिमाग को ठंडा करना है, ठीक है। और अगर सामने वाला कुछ कह भी रहा है तो उसको कहने देना है ना। आपको रिप्लाई नहीं देना, वो सामने वाला कुछ ना कुछ कहेगा और थोड़ी देर बाद वो खुद ही शांत हो जाएगा। आपको अगर रिप्लाई नहीं दोगे ना, शांत रहोगे, तो सामने वाला खुद ही शांत हो जाता है। और अगला है कम्युनिकेशन। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपके दोस्त के साथ आपके लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से उसको सॉल्व करना चाहिए, है ना। और आपको ब्लेम नहीं डालना चाहिए कि ये तेरी वजह से हुआ, वो तेरी वजह से हुआ, है ना। आपको ब्लेम नहीं डालना है। आपको अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना है कि हाँ भाई, मुझे भी बुरा लगा, मुझे भी माफ कर दे, है ना। आपको माफी भी मांगनी है और उसकी मतलब उसकी फीलिंग्स को भी समझना है और अपनी फीलिंग्स को भी उसको बताना है। और उस पर ब्लेम नहीं डालना है ताकि वो सामने वाला फिर से आप पे गुस्सा करने ना लग जाए। और देखिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। आप सामने वाले को जितना अच्छे से समझेंगे, आपका गुस्सा उतना ही कंट्रोल होता जाएगा, है ना। अगर आपको सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है तो आप सबसे पहले सामने वाले को समझिए कि वो गुस्सा कर क्यों रहा है ना। वो अगर मुझसे नाराज है तो मुझसे नाराज क्यों है, क्या पता मेरी कुछ गलती हो, है ना। तो आपको सामने वाले को समझना चाहिए। और अगला है हेल्दी आउटलुक। अब आप हेल्दी चीजें कर सकते हैं ताकि आप अपने गुस्से को शांत कर सकें। आप लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर अपने जो आपको पसंद है ना, जो ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद है उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिसको करने से आपको मजा आता है। आप पेंटिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, या फिर वीडियो गेम खेल सकते हैं। तो ये सब चीजें करके आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपने इस चैप्टर में जाना कि आप अपनी योग्यताओं को कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।